हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ने की कला पर। आज हम थर्ड यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। अधिकार की परिभाषा देते हुए इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अधिकार की अवधारणा की विवेचना कीजिए। हॉफील्ड के अधिकारों के वर्गीकरण को समझाइए। विधिक अधिकार किसे कहते हैं? पूर्ण व अपूर्ण तथा मूल सामाजिक अधिकार में अंतर बताइए। विधिक अधिकार की परिभाषा दीजिए एवं उसके आवश्यक तत्वों को स्पष्ट कीजिए। तो आज हम विधिक अधिकारों के कर्तव्य, उनकी परिभाषा, उनके तत्वों को देखेंगे। जब से मानव सभ्यता का उद्भव विकास हुआ है, मतलब जब से मानव सभ्यता विकसित हुई है, उसका विकास हुआ है, अधिकारों ने समाज में अपना यथोचित स्थान बनाया है। यथोचित मतलब अपना पर्याप्त स्थान बनाया। अपना यथोचित मतलब पर्याप्त स्थान बनाया है। ठीक है। यथोचित प्राकृतिक तौर पर, मतलब प्रकृति की तरह, ठीक है, प्राकृतिक के तौर पर प्रत्येक व्यक्ति सुख एवं शांति से जीवन यापन करना चाहता है। मतलब प्रकृति के ऊपर, प्राकृतिक तौर पर हर मनुष्य अपना जीवन सुख और शांति से बिताना चाहता है। ठीक है। जो तभी संभव है जब व्यक्ति को कुछ अधिकार, आधारभूत अधिकार मिले। ठीक है, आधार मतलब बेसिक अधिकार मिले। जब भी वह, भाई प्राकृतिक तौर पर सभी आदमी यही चाहते हैं कि भाई उनको सुख और शांति मिले, आरामदायक अपना जीवन यापन करे, और वो तभी संभव है जब उनको कुछ आधारभूत अधिकार मिले। वह अपने अधिकारों में किसी का अवांछनीय हस्तक्षेप भी नहीं चाहता। वह अपने अधिकारों में किसी का अवांछनीय, मतलब वांछनीय तो होता है चाहना, चाह कर कोई हस्तक्षेप करे, और अवांछनीय होता है नहीं चाहना। ठीक है, उसके बिना मर्जी के खिलाफ कोई हस्तक्षेप करे, वो नहीं चाहता किसी का अवांछनीय हस्तक्षेप भी, और अपेक्षा करता है कि हस्तक्षेप करने वालों को समुचित दंड मिले। और जो मनुष्य है जो उसके अधिकारों में हस्तक्षेप करता है, तो वह यह चाहता है कि भाई उसने मेरे अधिकारों का हस्तक्षेप किया तो उसको आवश्यक दंड मिले। इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव समुदाय में अधिकारों का महत्वपूर्ण स्थान है। अधिकारों से अभिप्राय यहाँ पर विधिक अधिकार है। आगे बात समझ में, ये अधिकार की नॉर्मल अपने को बताया गया कि अधिकार कैसे क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब देखते हैं परिभाषा। अधिकार की सर्वसम्मत परिभाषा दिया जाना अत्यंत कठिन कार्य है। ठीक है, सर्वसम्मत जो ऐसी अधिकार की ऐसी परिभाषा देना अत्यंत कठिन है जो सभी उसकी सम्मति दे दें। AJ M मिलन का कहना है कि विधिक एवं न्यायिक शास्त्र में अधिकार शब्द से अधिक अस्पष्ट शब्द कोई दूसरा नहीं है। तो AJ M मिलन विधि शास्त्री कहना है कि विधिक और न्यायिक शास्त्र में अधिकार शब्द से अधिक अस्पष्ट, मतलब अधिकार को स्पष्ट नहीं करा गया है, न तो विधिक में न न्यायिक शास्त्र में। ठीक है, और इसलिए वो बोल रहा है कि इसके अलावा कोई दूसरा शब्द ही नहीं है जिसको स्पष्ट समझा गया है। विशेषण के तौर पर यह न्यायोचित या न्याय का घोतक है। ठीक है, रोमन विधि शास्त्रियों ने अधिकार शब्द को विधि एवं न्याय के भावार्थ में ग्रहण करते हुए इन सभी का बोध कराने वाले शब्द जस का प्रयोग किया है। ठीक है, जो रोमन विधि शास्त्रियों थे उन अधिकार शब्द को विधि और न्याय के भावार्थ में ग्रहण करते हुए, ठीक है, विधि न्याय के भाव का ग्रहण करते हुए इन सभी का बोध कराने वाले शब्द जस का प्रयोग किया है। तो रोमनियों ने क्या जस का प्रयोग करा है, जस। संज्ञा के तौर पर अधिकार से अभिप्राय कतिपय क्षेत्रों में अनुज्ञान कार्यों के मानकों से है, मतलब जो कार्य उनके अनुज्ञान में होते हैं ना, उन कार्यों के मानकों से है। शब्द अधिकार के विभिन्न विधि शास्त्रियों द्वारा परिभाषाएं दी गई। तो सबसे पहले आती है सेमिनी के द्वारा। सेमिनी के अनुसार अधिकार एक शक्ति है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सेमिनी ने अधिकार को एक शक्ति माना है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, एक विधि शास्त्री हुए थे सेमिनी, उन्होंने बोला है कि अधिकार एक शक्ति है। तो ये डेफिनेशन देनी है एग्जाम में। अधिकार एक शक्ति है, ये किसकी परिभाषा है? ये सेमिनी की परिभाषा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आगे। हॉलैंड ने अधिकार को एक सामर्थ्य, क्षमता के रूप में परिभाषित किया है।
हॉलैंड का यह कहना है कि अधिकार सामर्थ्य या क्षमता का सूचक है। ठीक है, हॉलैंड ये कहते हैं कि जो अधिकार है वह सामर्थ्य है और क्षमता का सूचक है। ठीक है, तो हॉलैंड ने क्या कहा? हॉलैंड ने बोला कि अधिकार सामर्थ्य और क्षमता का सूचक है। ठीक है, और जिसमें जितना सामर्थ्य होगा, जिसमें जितनी क्षमता होगी, उतना ही वो अधिकार का यूज़ कर पाएगा। ठीक है, तो हॉलैंड ने ये बोला है कि जिसमें जितना सामर्थ्य है, जितनी क्षमता है, वही अधिकार है। डॉक्टर एलन के अनुसार अधिकार से अभिप्राय है किसी हित को प्राप्त करने के लिए विधि द्वारा प्रत्याभूत शक्ति। ठीक है, मतलब डॉक्टर एलन बोलते हैं अधिकार वह है जो किसी चीज़ को, किसी हित को प्राप्त करने के लिए विधि द्वारा अपने को दिया गया है। ठीक है, ऐसी शक्ति जो विधि द्वारा अपने को दी गई है अपने अधिकारों, अपने हित को प्राप्त करने के लिए, उसको अधिकार बोलते हैं। कांट के अनुसार विधि का अधिकार व्यक्ति को प्राप्त एक विशेष अधिकार है। ठीक है, जो कांट बोलते हैं, जो कांट विधि शास्त्री थे, वो ये बोलते हैं जो विधि का अधिकार है वह अपने को प्राप्त एक विशेषाधिकार है। ठीक है, विशेषाधिकार मतलब अधिकारों में जो विशेष होता है ना, उसको बोलते हैं विशेषाधिकार। हियरिंग क्या बोलते हैं? अधिकार को विधि द्वारा संरक्षित हित के रूप में संबोधित करते हैं। जो हियरिंग है वो अधिकार को विधि द्वारा संरक्षित हित के, संरक्षित मतलब उसको बचाने के, संरक्षण के हित में संबोधित करते हैं हियरिंग। अब सालमन क्या बोलते हैं? विधि के अधिकार विधि द्वारा मान्य एवं संरक्षित हित है। अब सालमन बोलते हैं जो विधि के अधिकार है वो विधि द्वारा मान्य एवं संरक्षित हित है, मतलब जो विधि के अधिकार है वो विधि के द्वारा मान्य भी है और संरक्षण के हित भी है। ठीक है, तो ये बोलते हैं सालमन के अनुसार। अब जो प्रोफेसर ग्रे हैं वो क्या बोलते हैं? ग्रे अधिकार को हित नहीं मानते हुए उसे हितों के संरक्षण का एक साधन मानते हैं। जो प्रोफेसर ग्रे हैं वो अधिकार को एक हित नहीं मानते, वो हितों के संरक्षण के लिए एक साधन मानते हैं अधिकार को। उनका कहना है कि विधि के अधिकार ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या न करने के लिए वैधानिक कर्तव्य द्वारा आबद्ध या बाध्य करता है। उनका कहना है कि विधि का अधिकार एक ऐसी शक्ति है जो किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या न करने के लिए वैधानिक कर्तव्य द्वारा, वैधानिक मतलब विधि के द्वारा जो प्राप्त कर्तव्य उसको बोलते हैं वैधानिक कर्तव्य द्वारा उसको आबद्ध भी कर सकता है और बाध्य भी कर सकता है। तो ये होता है विधि का अधिकार। इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि विधि का अधिकार के 3 तत्व हैं। कौन कौन से? एक तो होता है एक हित में या हितों के संरक्षण का एक ऐसा साधन या माध्यम। देखो, ठीक है, विद लीगल अधिकार में क्या होता है? एक तो हितों का संरक्षण, विधिक अधिकार में क्या होता है? एक तो हितों का संरक्षण होता है। दूसरा क्या होना चाहिए? वो विधि मान्यता द्वारा होना चाहिए, विधि मान्य होना चाहिए। तीसरा क्या होगा? संरक्षित होना चाहिए। ठीक है, संरक्षित होना चाहिए। डॉक्टर जतिन कुंदू बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के मामले में उच्च शिक्षा को मूलभूत अधिकार नहीं माना गया है क्योंकि ऐसा अधिकार न तो विधि द्वारा मान्य है न ही संरक्षित है। ठीक है, तो डॉक्टर जतिन कुंदू बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के मामले में उच्च शिक्षा प्राप्त करना विधिक अधिकार नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि यह अधिकार न तो विधि द्वारा मान्य है न ही विधि द्वारा संरक्षित है। इसी प्रकार सत्यरंजन मांझी बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा के मामले में यह भी निर्धारित किया गया है कि किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी अन्य व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करे क्योंकि ऐसा अधिकार न तो विधि द्वारा मान्य है न ही संरक्षित है। मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाना या बाध्य करना ये एक विधि का अधिकार नहीं है क्योंकि यह अधिकार न तो विधि द्वारा मान्य है न ही संरक्षित है। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलते हैं विधिक अधिकार या आवश्यक तत्व। देखो, सालमन ने विधिक अधिकारों के 5 आवश्यक तत्व बताए हैं सालमन के द्वारा। ठीक है, अधिकार का हकदार व्यक्ति, मतलब जो हकदार व्यक्ति होता है अधिकार उसको मिलना चाहिए। ये सर्वविदित है कि अधिकार व्यक्ति में निहित होता है। ठीक है, ये सर्वविदित है, मतलब सब जानते हैं, सबको पता है कि जो अधिकार है वो व्यक्ति में निहित होता है, न कि अधिकार में व्यक्ति निहित होता है। अधिकार व्यक्ति है तो अधिकार है, तो इसीलिए बोला गया अधिकार व्यक्ति में निहित है। व्यक्ति के बिना अधिकार की परिकल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही बात है, अगर व्यक्ति ही नहीं होंगे तो अधिकार कहाँ से होंगे?
तो अधिकार के बिना व्यक्ति की परिकल्पना नहीं की जा सकती। अतः विधिक अधिकार के अस्तित्व के लिए किसी व्यक्ति का होना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। विधिक अधिकार तभी होगा जब कोई व्यक्ति होगा। ऐसे व्यक्ति को अधिकार का स्वामी, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को अधिकार का स्वामी, अधिकार का कर्ता या हकदार व्यक्ति या धारणकर्ता कहा जाएगा। ठीक है, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास अधिकार होंगे उस व्यक्ति को अधिकार कर्ता, हकदार कर्ता, अधिकार का स्वामी और धारणकर्ता कहा जाएगा। अधिकार का हकदार व्यक्ति निश्चित या अनिश्चित कैसा भी हो सकता है। ठीक है, जो अधिकार का जो व्यक्ति है, जो अधिकार का जो स्वामी है, वो निश्चित और अनिश्चित कैसा भी हो सकता है। एक अजन्मा बालक भी विधिक अधिकार का हकदार हो सकता है। ठीक है, एक अजन्मा बालक भी विधिक अधिकार का हकदार हो सकता है। ठीक है जी। अब आते हैं सेकंड तत्व, अधिकार से आबद्ध व्यक्ति। मतलब अधिकार जिस व्यक्ति पर लागू होते हैं ना, उस व्यक्ति को बारे में बताया गया है। विधिक अधिकार के अस्तित्व के लिए अधिकार से आबद्ध व्यक्ति का होना आवश्यक होता है। ठीक है, अधिकार जिस व्यक्ति पर लागू होते हैं वो उसके आबद्ध हो जाएगा। ठीक है, अधिकार से आबद्ध व्यक्ति इस व्यक्ति से है जिसके विरुद्ध अधिकारों का प्रयोग किया जा सके। ठीक है, अधिकार से आबद्ध मतलब उसके विरुद्ध विधिक अधिकार का प्रयोग किया जा सके, जिस पर अधिकारों की पालना का दायित्व या कर्तव्य हो, उसको बोलते हैं आबद्ध व्यक्ति। लागू मतलब कंपलसरी होना। जैसे अधिकार से आबद्ध व्यक्ति का तात्पर्य यह है कि अधिकार से आबद्ध व्यक्ति वो होगा जिसके विरुद्ध अधिकारों का प्रयोग किया जा सके, जिस पर अधिकारों की पालना का दायित्व और कर्तव्य हो। अब तीसरा तो देखते हैं, अधिकार की अंतर वस्तु। विधिक अधिकारी किसी आबद्ध व्यक्ति को हकदार व्यक्ति के पक्ष में कोई कार्य करने या न करने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, विधिक अधिकारी किसी आबद्ध व्यक्ति कौन होता है? जो विधिक अधिकारों को मानता है। ठीक है, जिसका विधिक अधिकारों की पालना करना दायित्व होता है, उसका कर्तव्य होता है। ठीक है, विधिक अधिकारों की पालना करना। ठीक है, तो उस व्यक्ति को हकदार व्यक्ति के पक्ष में विधिक अधिकारी द्वारा किसी आबद्ध व्यक्ति को हकदार व्यक्ति के पक्ष में कोई कार्य करने या न करने के लिए बाध्य करता है या दायित्व अधिरोपित करता है। इस कार्य या कार्यलोप को अधिकार की अंदर वस्तु की संज्ञा दी गई है। ठीक है, विधिक अधिकारी के द्वारा किसी आबद्ध व्यक्ति कौन होता है? जिस पर अधिकार लागू होते हैं, किसी आबद्ध व्यक्ति को हकदार व्यक्ति के पक्ष में कोई कार्य करने या नहीं करने के लिए बाध्य करता है या दायित्व अधिरोपित करता है। ऐसे कार्य का कार्यलोप को अधिकार की अंतर वस्तु की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट, अधिकार की विषय वस्तु क्या है। देखिए, अधिकार की विषय वस्तु किसी कार्य करने या न करने का किसी वस्तु से संबंध होता है। ठीक है जी, किसी कार्य को करने या न करने का संबंध किसी वस्तु से होता है, या यूँ कह सकते हैं कि अधिकार के हकदार व्यक्ति के विधिक अधिकार का किसी वस्तु से संबंध होता है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि अधिकार के हकदार व्यक्ति का किसी न किसी वस्तु के साथ संबंध होता है, जिसे अधिकार की विषय वस्तु कहा जाता है। मतलब ये कहना चाहता है कि जो विधिक अधिकारों से आबद्ध व्यक्ति है, वह किसी हकदार व्यक्ति के अधिकारों को जो विधिक अधिकार प्राप्त होते हैं वह किसी वस्तु से संबंध रखते हैं, और जो वह वस्तु है ना, वह वस्तु अधिकार की विषय वस्तु कहलाती है। उदाहरण के लिए व्यक्ति की ख्याति उसकी खुद के लिए तो होती है। एक प्रतिलिपि का जो कॉपीराइट अधिकार होता है, खुद का ही तो होता है कॉपीराइट अधिकार। व्यापार चिन्ह होता है, ट्रेडमार्क होता है, वो भी खुद का ही होता है। ठीक है, गुडविल होती है, गुडविल भी इंसान की होती है, व्यक्ति की होती है। तो वो क्या हो गया? वो विषय वस्तु हो गई अधिकार की। ठीक है, अधिकारी विषय वस्तु क्या हो गई? वह गुडविल हो गई, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। ठीक है, इमेज हो गई व्यक्ति की, वो सब किस में आ जाएंगे? अधिकार की विषय वस्तु में। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, अधिकार का स्वत्व या हक। प्रत्येक विधिक अधिकार का स्वत्व या हक होता है। ठीक है, विधिक अधिकार का स्वत्व हक तो होगा भाई, अगर मेरे पास कोई अधिकार है तो उस पर मेरा हक है, उस पर मेरा स्वामित्व है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ये यूँ कह सकते हैं प्रत्येक विधिक अधिकार के साथ धारणकर्ता का स्वतः हक जुड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है। यह कतिपय घटनाओं व तथ्यों से संबंधित होता है, जिसके माध्यम से अधिकार अपने स्वाम्य में निहित रहता है। बिल्कुल सही है। अधिकार का स्वामित्व और हक। देखो, प्रत्येक व्यक्ति के पास विधिक अधिकार होते हैं और उन विधिक अधिकारों पर उनका स्वामित्व और उनका हक होता है।
ठीक है। तो इसलिए कहा गया है जो विधिक अधिकारी होता है वह अपने अधिकारों का स्वामी होता है। तो विधिक अधिकारों का जो स्वामी होता है उसका वो जिसको वह प्राप्त होता है वह होता है। ठीक है। तो ये 5 तत्व बताए गए हैं विधिक अधिकारों के। पहला कौन सा? अधिकार का हकदार व्यक्ति। दूसरा अधिकार से आबद्ध व्यक्ति। अधिकार की अंतर्वस्तु। अधिकार की विषय वस्तु। अधिकार का स्वत्व या हक। ये 5 तत्व बताए गए हैं सालमन के द्वारा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखते हैं विधिक अधिकारों के प्रकार। विधिक अधिकारों के प्रकारों में आता है पूर्ण व अपूर्ण अधिकार। देखो, एक तो पूर्ण होता है, एक होता है अपूर्ण अधिकार। अब वो क्या होते हैं वो देख लेते हैं। पूर्ण अधिकार से अभिप्राय ऐसे अधिकार से जिसका उल्लंघन किए जाने पर या जिसमें हस्तक्षेप किए जाने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में वाद संसिद्ध किया जा सकता है। देखो, पूर्ण अधिकार, परफेक्ट अधिकार क्या होते हैं, परफेक्ट राइट क्या होते हैं? जो पूर्ण अधिकार वो अधिकार होता है जिसमें अगर किसी व्यक्ति के पूर्ण अधिकारों को किसी व्यक्ति के द्वारा उनका उल्लंघन किया जाता है तो उस व्यक्ति के द्वारा अपने पूर्ण अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ, उल्लंघन के विरुद्ध वाद, न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है। उस उल्लंघन के प्रति वैधानिक कार्य की जा सकती है, तो उसको बोलते हैं पूर्ण अधिकार। देखिए, अपूर्ण अधिकार क्या होता है? देखिए, अपूर्ण अधिकार देख लेते हैं। जबकि अपूर्ण इम्परफेक्ट अधिकार से ऐसे अधिकार से जिसमें विधिक मान्यता तो प्राप्त होती है लेकिन जिसका विधि द्वारा परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। अपूर्ण अधिकार क्या होते हैं? जिसको विधिक द्वारा मान्यता तो प्राप्त होती है लेकिन उसको विधि द्वारा परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, उसको विधि द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ऐसे अधिकारों को बोलते हैं अपूर्ण अधिकार। एलन बनाम वाटर्स एंड कंपनी के मामले में अपूर्ण अधिकार के बारे में कहा गया है यह विधि द्वारा मान्य तो होता है। देखो, विधि द्वारा मान्यता तो होती है इसको, लेकिन परिवर्तन के लिए न्यायालय में वाद संचित नहीं किया जा सकता। इसको बोलते हैं अपूर्ण अधिकार। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अवधि बाधित ऋण, टाइम बार्ड ऋण। ऐसे ऋण को वसूल करने का अधिकार तो बना रहता है लेकिन उसके लिए वाद लाया नहीं जा सकता। ठीक है। जो टाइम बार्ड ऋण होता है, जो लोन होता है, अवधि बाधित ऋण होता है, उसको प्राप्त करना तो अपना अधिकार होता है लेकिन आप उसको समय बाधित होने के बाद, समय निकलने के बाद आप उसको न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकते। तो वह एक अपूर्ण अधिकार का एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। अब देखते हैं लोकलक्षी एवं व्यक्तिगत अधिकार। देखिए, लोकलक्षी मतलब लोक मतलब होता है समाज। ठीक है। समाज या फिर देश या फिर राष्ट्र या फिर राज्य, वो हो गया लोकलक्षी। ठीक है। व्यक्ति हो गया व्यक्ति खुद से संबंधित। तो ये इसी से समझ में आ रहा है कि लोकलक्षी एवं व्यक्तिगत अधिकार। लोकलक्षी तथा व्यक्तिगत अधिकारों रोमन विधि की देन है। ठीक है, रोमन विधि की देन है। लोकलक्षी अधिकार से अभिप्राय ऐसे अधिकार से है जो संपूर्ण विश्व के विरुद्ध प्राप्त एवं सुरक्षित है, संरक्षित है। मतलब लोकलक्षी अधिकार क्या होते हैं? संपूर्ण विश्व के विरुद्ध प्राप्त संरक्षित अधिकार है। मतलब वो व्यक्ति के लिए संरक्षित हैं पूरे विश्व के विरुद्ध। जबकि व्यक्तिगत लक्ष्य अधिकार से ऐसे अधिकार से है जो केवल व्यक्ति विशेष निर्धारित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त एवं संरक्षित है। साइमंड ये बोलते हैं लोक लक्ष्य अधिकार को वास्तविक अधिकार, रियल राइट, तथा व्यक्ति लक्ष्य अधिकार को व्यक्तिगत राइट, पर्सनल राइट भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अपनी भूमि का शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग करने का अधिकार एक लोक लक्ष्य अधिकार है। ठीक है। अपनी भूमि का शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग करना एक लोक लक्ष्य अधिकार है। लेकिन यदि यही भूमि किराए या पट्टे पर दे दी जाती है तो किराएदार से किराया वसूल करने का अधिकार व्यक्ति लक्ष्य अधिकार बन जाता है क्योंकि यह अधिकार अनन्य रूप से किराएदार के विरुद्ध ही उपलब्ध रहता है। ठीक है। तो लोक लक्ष्य अधिकार क्या होता है? लोक लक्ष्य अधिकार में ये हो गया कि जो उसको विश्व के विरुद्ध अधिकार जो प्राप्त हैं, जो संरक्षित है, उनको बोलते हैं लोक लक्ष्य अधिकार। और जो व्यक्तिगत अधिकार वो होते हैं जो किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध
प्राप्त और संरक्षित है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। एग्जाम्पल में अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भूमि है और वह भूमि पे शांतिपूर्ण तरीके से उसका उपभोग कर रहा है तो ये तो हो गया लोकलक्षी अधिकार। ठीक है। और जैसे ही वह भूमि को किसी को किराए पर दे देता है या किसी को पट्टे पर दे देता है उपयोग करने के लिए, तो वहाँ पर उस व्यक्ति के पास से किराया वसूल करने का उसका व्यक्तिगत अधिकार होगा। ठीक है, उसमें न्यायालय कुछ नहीं कर सकता। अब बताए सांपत्तिक एवं व्यक्तिगत अधिकार। सांपत्तिक मतलब संपत्ति, संपत्ति के ऊपर जो अधिकार होते हैं वो। व्यक्तिगत व्यक्ति के अधिकार हैं। सांपत्तिक अधिकार मनुष्य की संपत्ति या संपदा में निहित होता है। सबको पता है सांपत्तिक अधिकार मनुष्य की संपदा और संपत्ति में निहित होता है और इसका संबंध व्यक्ति की संपत्ति, आस्तियों, संपदा से होता है। ठीक है। संपत्ति का मतलब भी समझ में आ रहा है, संपत्ति है, संपत्ति से अधिकार होगा। जबकि मनुष्य के व्यक्ति का अधिकार होगा संबंध उसकी प्रतिष्ठा, हैसियत, व्यक्तित्व आदि से होता है। व्यक्ति का अधिकार अंतरणीय नहीं होता है। ठीक है। व्यक्तिगत अंतरणीय मतलब ट्रांसफरेबल नहीं होता है। जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं ना वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हो आप, तथा व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। आगे संपत्ति को व्यक्ति सांपत्तिक में होता है व्यक्ति के पास जो संपत्ति होती है, संपदा होती है, उसमें निहित होते हैं व्यक्ति संपत्ति के अधिकार। और व्यक्तिगत अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के अंदर निहित होते हैं, जो उसकी प्रतिष्ठा हो गई, उसकी हैसियत हो गया, उसका व्यक्तित्व आदि हो गया, तो ये आगे उसमें व्यक्तित्व अधिकार। और जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं वो अंतरणीय नहीं है, वो ट्रांसफरेबल नहीं है। व्यक्तिगत अधिकार मनुष्य की मृत्यु होती है तभी वो समाप्त होते हैं। अब देखते हैं फोर्थ है स्वस्वामित्व एवं पर संपत्ति के अधिकार है। किसी व्यक्ति का अपनी ही संपत्ति पर अधिकार स्वस्वामित्व अधिकार कहलाता है। ठीक है। स्व संपत्ति मतलब स्वम, संपत्ति मतलब होता है संपत्ति और अधिकार मिलता है खुद का मालिक। ठीक है। तो जो अपनी संपत्ति का मालिक होता है, जो अपनी संपत्ति पर जिसका अधिकार होता है उसको स्व संपत्ति अधिकार बोलते हैं। जबकि किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर किसी का अधिकार होता है उसको संपत्ति के पर संपत्ति अधिकार कहलाता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का अपनी भूमि पर स्व सांपत्तिक अधिकार होता है। ठीक है। किसी व्यक्ति का अपनी भूमि पर स्व सांपत्तिक अधिकार होता है और इसी भूमि पर आने जाने के लिए पड़ोस की भूमि पर मार्ग अधिकार पर सांपत्तिक अधिकार कहलाता है। ठीक है। मतलब पड़ोस की भूमि पर आने जाने के लिए पड़ोस की भूमि पर मार्ग अधिकार सांपत्तिक अधिकार कहलाता है, क्योंकि वह जो मार्ग है वो उसकी भूमि पर जाने के लिए बना हुआ है। पर सांपत्तिक अधिकार को विलंगम भी कहते हैं। साइमन ने विलंगम के 4 प्रकार बताए हैं: पट्टा, सुविधाभार, प्रतिभूति और न्यास। ठीक है। पट्टा में क्या होता है, जैसे किसी को कोई चीज़ रेंट पे देते हैं अपन। ठीक है। भूमि तो खुद की है लेकिन उसका उपभोग कोई दूसरा कर रहा है तो वो किस में आ गया, पर सांपत्तिक अधिकार में आ गया। मतलब व्यक्ति कोई और है, संपत्ति किसी और की है, लेकिन उपभोग किसके द्वारा किया जा रहा है, पर दूसरे के द्वारा, संपत्ति के द्वारा किया जा रहा है। तो ये उसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। प्रतिभूति हो गया, न्यास हो गया। ठीक है। ये इसी में आ जाते हैं। अब देखते हैं फिफ्थ अधिकार इसका, सकारात्मक एवं नकारात्मक अधिकार। देखो, सकारात्मक अधिकार सकारात्मक कर्तव्य के समरूप अनुरूप होता है। ठीक है जी। यह एक ऐसा अधिकार है जिसके अंतर्गत व्यक्ति जिस पर कोई कर्तव्य आरोपित है अधिकार के हकदार व्यक्ति के लिए कोई कार्य करने के दायित्व के अधीन होता है। जबकि देखो इसमें क्या बोला गया, जो सकारात्मक अधिकार होता है ना वो क्या होता है कि जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति जिस पर कोई कर्तव्य आरोपित है, मतलब जिसका कोई कर्तव्य आरोपित है अधिकार के हकदार व्यक्ति के लिए कोई कार्य करने के दायित्व के अधीन होता है, उसको बोलते हैं सकारात्मक अधिकार। जबकि नकारात्मक अधिकार क्या होता है कि अंदर कर्तव्य से आबद्ध व्यक्ति को अधिकार के हकदार व्यक्ति के प्रति कोई कार्य करने से परिवर्तित दूर रहना, इस अधिकार प्रकार नकारात्मक अधिकार नकारात्मक कर्तव्य के समरूप होता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, किसी लेनदार का ऋणी से ऋण वसूल करने का अधिकार सकारात्मक अधिकार है। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी से पैसे मांगता है तो उसका अधिकार है, उसका सकारात्मक अधिकार है अपने पैसे प्राप्त करने का। ठीक है। इसको बोलते हैं सकारात्मक अधिकार। जबकि जिस व्यक्ति के पास पहले से ही जो कुछ है उसे से बनाए रखने का अधिकार नकारात्मक अधिकार है, कोई व्यक्ति उसे छीन नहीं सकता।
कोई व्यक्ति उसे छीन न ले। ठीक है। सकारात्मक अधिकार तो क्या हो गया, किसी लेनदार का किसी ऋणी व्यक्ति से अपना ऋण वसूल करने का अधिकार सकारात्मक अधिकार हो गया। लेकिन नकारात्मक अधिकार क्या हो गया, किसी व्यक्ति के पास पहले से कुछ संपत्ति या कुछ धन है, ठीक है, और उसको बनाए रखने का अधिकार होता है और उससे कोई व्यक्ति उस धन को नहीं छीन सकता, उसको बोलते हैं नकारात्मक अधिकार। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं छठा पॉइंट, देखते हैं इसका। ठीक है। प्रधान एवं सहायक अधिकार। प्रधान अधिकारी प्रिंसिपल राइट का अस्तित्व अन्य अधिकारों से स्वतंत्र होता है, जबकि सहायक अधिकार प्रधान अधिकार का अनुषंगी अधिकार होता है। ठीक है। प्रधान और सहायक अधिकार में प्रधान अधिकार अन्य अधिकारों के अस्तित्व से स्वतंत्र रहता है। ठीक है। और जो सहायक अधिकार क्या होता है, वो प्रधान अधिकार का अनुषंगी होता है। ठीक है। यदि कोई ऋण बंधक द्वारा प्रतिभूत है तो वह ऋण प्रधान होगा और प्रतिभूति सहायक अधिकार होगी। जैसे प्रतिभूति क्या हो गई, प्रतिभूति हो गई सिक्योरिटी, जैसे शेयर होते हैं, शेयर होते हैं, बॉन्ड होते हैं। ठीक है। ये क्या हो गया, प्रतिभूति हो गई। ठीक है। यदि कोई ऋण बंधक द्वारा प्रतिभूत है तो वह ऋण प्रधान ऋण अधिकार होगा और प्रतिभूति सहायक अधिकार होगा। ठीक है। मतलब कोई ऋण है, वो ऋण बंधक द्वारा प्रतिभूत, मतलब कोई ऋण किसी प्रतिभूत के लिए लिया जाता है। ठीक है। तो जो ऋण हो गया वो तो हो गया प्रधान अधिकार, और जो प्रतिभूति हो गई, जो सिक्योरिटी हो गई, ठीक है, जो शेयर या बॉन्ड हो गए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो हो गए उसके सहायक अधिकार। अब सातवां अधिकार देते हैं प्राथमिक एवं द्वितीय अधिकार। प्राथमिक अधिकार का पूर्वगामी अर्थात पूर्ववर्ती या सारभूत अधिकार भी कहा जाता है। जो प्राथमिक अधिकार होता है उसको पूर्वगामी भी बोलते हैं, पूर्ववर्ती भी बोलते हैं और सारभूत भी अधिकार भी कहा जाता है। इसी प्रकार जो द्वितीयक है उसको उपचारात्मक शास्त्रिक अनुरूप अधिकारी बोला जाता है। प्राथमिक अधिकार स्वतंत्र अस्तित्व वाला अधिकार होता है। ठीक है। जो प्राथमिक अधिकार होता है वो स्वतंत्र अस्तित्व वाला होता है, स्वतंत्र अस्तित्व वाला अधिकार होता है। जब ऐसे अधिकार का उल्लंघन होता है, तो उसके लिए जो उपचार उपलब्ध रहता है वह उपचारात्मक शास्त्रिक अनुप्रयोग द्वितीय अधिकार कहलाता है। ठीक। जो प्राथमिक और द्वितीय अधिकार क्या होते हैं, प्राथमिक अधिकार वह अधिकार होता है, प्राथमिक अधिकार स्वतंत्र अस्तित्व वाला अधिकार होता है। देखो, जो प्राथमिक अधिकार होता है वह स्वतंत्र अस्तित्व वाला अधिकार होता है। सीधी सी बात है, जो प्राथमिक अधिकार होता है वो स्वतंत्र अस्तित्व वाला अधिकार होता है, और जो ऐसे अधिकारों का जो उल्लंघन करता है और उस उल्लंघन का जो उपचार होता है, जो उपचार उपलब्ध होता है, उसको बोलते हैं द्वितीय अधिकार। ठीक है। प्राथमिक अधिकार स्वतंत्र अधिकार होते हैं, जब उनका उल्लंघन किया जाता है तो उस उल्लंघन का एक उपचार उपलब्ध रहता है, उसको बोलते हैं द्वितीयक अधिकार। उदाहरण देखते हैं। कै को एक भूस्वामी का अधिकार है। कै एक भूस्वामी मतलब एक जमीन का मालिक है, वह अपनी भूमि का स्वतंत्र उपयोग करने के लिए आबद्ध है, यह उसका प्राथमिक अधिकार है। ठीक है। अगर कै की भूमि है और वह कै अपनी भूमि का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है तो यह उसका प्राथमिक अधिकार हो गया। अब कै यदि कै की भूमि पर अतिक्रमण करता है, ठीक है, अगर कै यदि कै की भूमि पर अतिक्रमण करता है तो कै को कै के विरुद्ध नुकसानी का वाद लाने का अधिकार द्वितीयक या उपचारात्मक अधिकार कहलाता है। आई बात समझ में। अब देते हैं आठवां, लोक अधिकार एंड प्राइवेट अधिकार। लोक मतलब समझ गए, समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर, देश में, सरकारी, प्राइवेट, व्यक्तिगत। राज्य में निहित अधिकार लोक अधिकार कहलाते हैं। आगे बात, राज्य में निहित अधिकार लोक अधिकार कहलाते हैं, जबकि व्यक्ति में निहित अधिकार प्राइवेट अधिकार कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जब किसी अधिकार के संबंध में एक पक्षकार राज्य होता है और दूसरा पक्षकार प्राइवेट व्यक्ति होता है, तब लोक अधिकार का उद्भव होता है। इसी प्रकार जब किसी अधिकार के संबंध में दोनों पक्षकार प्राइवेट व्यक्ति होते हैं तब वह अधिकार प्राइवेट अधिकार को जन्म देता है। ठीक है। तो लोक अधिकार और जो प्राइवेट अधिकार बताए गए हैं इसमें बोला गया है जो लोक अधिकार होता है उसमें एक पक्षकार तो राज्य होगा, वो तो हो गया लोक अधिकार, और जब दोनों पक्षकार ही व्यक्तिगत लोग होते हैं तो तब होते हैं प्राइवेट अधिकार। ठीक है। अब देखते हैं नौवा,
देखिए, निहित एवं समामिश्रित अधिकार। निहित अधिकार ये प्राय ऐसे अधिकार से है जिसमें अधिकार प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी शर्तें पूरी हो चुकती है, आवश्यक सभी घटनाएं घटित हो चुकती है। जबकि समावेशी अधिकार से प्राय ऐसे अधिकार से है जिसमें अधिकार निहित करने के लिए कुछ शर्तें घटित होती है, कुछ शर्तों को पूरा होना किसी अनिश्चित घटना के घटित होने या न होने पर निर्भर करता है। घटना के घटने या न घटने पर समावेशी अधिकार निहित अधिकार में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जो निहित अधिकार होते हैं और समावेशी अधिकार क्या होते हैं? ऐसे अधिकार जिसमें अधिकार प्राप्त करने के लिए, ठीक है, इसे ऐसे अधिकार इसमें अधिकार प्राप्त करने के लिए सभी शर्तें पूरी कर ली जाती है या पूरी शर्तें कर दी जाती है, वो तो हो गया निहित अधिकार। और ऐसे अधिकार जिनकी शर्तें पूरी किया जाना बाकी है या पूरी करने की कोशिश की जा रही है या ऐसी शर्तों पूरा होना या किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर डिपेंड करता है या घटित नहीं होने पर डिपेंड करता है, उनको बोलते हैं समामिश्रित अधिकार। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर किसी अधिकार को प्राप्त करने के लिए उसकी सभी शर्तें पूरी कर दी जाती है तो वो हो गया निहित अधिकार, और अगर उसकी शर्तें पूरी नहीं की जाती है तो वो हो गया समावेशित अधिकार। और जैसे समावेशित अधिकार की शर्तें पूरी कर दी जाएगी तो वो निहित अधिकार में बदल जाएगा। उदाहरण देखते हैं, क ख के पक्ष में किसी संपत्ति का अंतरण करता है। ठीक है, जो क है वो ख के पक्ष में कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है। ठीक है, ख का संपत्ति में अधिकार निहित हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। अगर क जो ख को संपत्ति ट्रांसफर कर देगा तो ख उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा। लेकिन यदि क किसी अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण करता है तो ऐसा अजन्मा व्यक्ति उस संपत्ति में सामान्य अधिकार अर्जित करता है। ठीक है, देखो, क ख के नाम को इस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है। ठीक है, ख उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है तो ख के पास तो हो गया निहित अधिकार। लेकिन अगर क किसी अजन्मे बालक के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो जो वह अजन्मा बालक है वो समावेशित अधिकार हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 10वां, विधिक एवं सामयिक अधिकार। विधिक अधिकार से अभिप्राय ऐसे अधिकार से है जो इंग्लैंड के कॉमन लॉ द्वारा मान्य थे। ठीक है, कॉमन लॉ क्या होते हैं? जो कस्टमरी लॉ होते हैं, जो रूढ़ी के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, जो आदतन लोगों के द्वारा आदतन समाज में विकसित हो जाते हैं। जबकि सामयिक अधिकार से अभिप्राय ऐसे अधिकार से है जिसे केवल चांसरी न्यायालय द्वारा मान्य किया गया था। सामयिक अधिकार आंग्ल विधि के प्रतिदेन है। भारत ने विधि एवं साम्य में कोई भेद नहीं किया है। ठीक है, जो विधिक अधिकार तो क्या हो गया? विधिक अधिकार हो गए जो इंग्लैंड के कस्टमरी लॉ से प्राप्त किए गए हैं, उनको बोलते हैं विधिक, उनको बोलते हैं सामयिक अधिकार। ठीक है, विधिक अधिकार तो कस्टमरी लॉ से प्राप्त करे गए हैं। और जो सामयिक अधिकार के होते हैं जो केवल चांसरी न्यायालय द्वारा ही प्राप्त मान्य होते हैं। ठीक है, लेकिन जो भारत है उसमें विधि और साम्य में कोई अंतर, कोई भेद नहीं किया गया है। एक केस में समझते हैं, छत्र कुमारी देवी बनाम मोहरी विक्रम के मामले में किया गया है कि भारत में संपत्ति का अंतरण 1872 पर होने के पश्चात विधि के सामयिक अधिकार में कोई अंतर नहीं रह गया है। अब 9वां, मूल एवं सांविधिक अधिकार। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स एंड सांविधिक अधिकार के होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। दोनों में संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। मूल अधिकार कौन कौन से हैं? मूल अधिकार ऐसे अधिकार, आधारभूत अधिकार है जो व्यक्ति को स्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। जबकि सांविधिक अधिकार अपेक्षाकृत उतने आवश्यक नहीं होते हैं। ठीक है, जो मूल अधिकार क्या होते हैं? मूल अधिकार तो न्यायालय के द्वारा इंसानों को प्राप्त है। जो आधारभूत अधिकार होते हैं मनुष्य के, रोज की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिकता के लिए आवश्यक होते हैं, वो बोलते हैं मूल अधिकार। जबकि जो सांविधिक अधिकार होते हैं वो अपेक्षाकृत उतने आवश्यक नहीं होते हैं। मूल अधिकारों को न्यून छीनने वाला कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट है वो किसी व्यक्ति के नहीं छीने जा सकते, उनमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। जबकि सांविधिक अधिकारों में संशोधन और परिवर्तन दोनों किए जा सकते हैं। ठीक है, मूल अधिकारों को संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मूल अधिकारों को संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया है, जबकि सांविधिक अधिकारों को आधारभूत ढांचा नहीं माना गया है। मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि सांविधिक अधिकार नहीं है।
ठीक है। जो मूल अधिकार होते हैं वो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, उच्चतम न्यायालय उनको लागू करवाता है, जबकि सांविधिक अधिकार को नहीं करवाता है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। रमेश श्रीराम वाणी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। संपत्ति का अधिकार मानव अधिकार भी है। तुकाराम कान्हा जोशी बनाम MIDC। प्रैक्टिस का अधिकार न केवल सांविधिक अधिकार है अपितु कुछ प्रतिबंधों के साथ मूल अधिकार भी है। केस NK वाजपेयी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया है। चलो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, फिर आपकी जो थर्ड यूनिट है वो पूरी हो जाएगी। चलो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, अधिकार एवं कर्तव्य दोनों एक दूसरे के सहवर्ती हैं। क्या अधिकार एवं कर्तव्य सदैव सहगामी होते हैं? आप इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं कि अधिकार एवं कर्तव्य अनिवार्यतः परस्पर संबंध रखते हैं? विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अधिकार एवं कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल सही बात है। या यूँ कह सकते हैं कि अधिकार एवं कर्तव्य एक ही नियम एवं घटनाओं के भिन्न भिन्न पहलू हैं। ठीक है, एक ही नियम घटनाओं के भिन्न भिन्न पहलू हैं। इन दोनों के पृथक अस्तित्व का परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। ठीक है, अधिकार और कर्तव्य की अलग अलग परिकल्पना, उनकी पृथक पृथक परिकल्पना नहीं की जा सकती। ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अधिकार और एक कर्तव्य। ठीक है, विधि शास्त्र की पारंपरिक विचारधारा के अनुसार प्रत्येक विधिक व्यवस्था अधिकारों एवं कर्तव्यों पर आधारित होती है। ठीक है, प्रत्येक विधिक व्यवस्था अधिकारों और कर्तव्यों पर आधारित होती है। ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों पारस्परिक स्थिरांक है। एलन ने ये तो यहाँ तक कहा है कि विधिक विश्लेषण में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि अधिकार एवं कर्तव्य किस पहलू पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि एक का परीक्षण करना आवश्यक रूप से दोनों का परीक्षण करना है। ठीक है, इस प्रकार कुल मिलाकर सभी विधि शास्त्री इस बात से सहमत हैं कि प्रत्येक अधिकार के साथ एक सहवर्ती अधिकार जुड़ा, सहवर्ती कर्तव्य जुड़ा रहता है। विधिक अधिकार एवं कर्तव्य के परस्पर संबंधों के विषय में कोई विवाद मतभेद नहीं है। मतभेद है तो केवल इस बात का कि क्या प्रत्येक कर्तव्य के साथ किसी सहवर्ती अधिकार का होना अनिवार्य है। अधिकार एवं कर्तव्य के पारस्परिक संबंधों के बारे में 3 दृष्टिकोण दिए गए हैं। अधिकार एवं कर्तव्य दोनों एक दूसरे से अन्यायोचित रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अधिकार कर्तव्य एक दूसरे से अन्यायोचित रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अधिकारों के सहवर्ती कर्तव्य होते हैं। ठीक है, किंतु कुछ कर्तव्य निरपेक्ष होते हैं जो सहवर्ती अधिकार उत्पन्न नहीं करते हैं। ये बात बोली गई है इन्होंने। कुछ अधिकारों के सहवर्ती कर्तव्य तो होते हैं, लेकिन कुछ कर्तव्य निरपेक्ष होते हैं जो सहवर्ती अधिकार उत्पन्न नहीं करते हैं। कर्तव्यों के सहवर्ती अधिकार होते हैं, किंतु कुछ अधिकार निरपेक्ष होते हैं जो बिना किसी अपवाद के कर्तव्य पालन की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, अधिकार एवं कर्तव्यों की सहवर्तीता। अनेक विधि शास्त्रियों का यह मानना है कि अधिकार एवं कर्तव्य दोनों एक दूसरे के सहवर्ती सहगामी हैं। ठीक है भाई, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के सहगामी हैं। ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। ये भी सही बात है भाई, इन दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे विधि शास्त्र में सालमन, हॉलैंड, कीटन, पैटन का नाम प्रमुख आता है। तो ये लोग ये मानते हैं कि जो अधिकार हैं उनको कर्तव्यों से अलग नहीं किया जा सकता, कर्तव्यों को अधिकारों से अलग नहीं किया जा सकता। इन विधि शास्त्रियों का ये विचार है कि सहवर्ती कर्तव्य के बिना किसी अधिकार की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। ठीक है, अगर कोई अधिकार है वो तभी तो माना जाएगा जब उसमें कोई कर्तव्य निहित होगा। उसमें कोई कर्तव्य ही नहीं होगा तो अधिकार माना भी नहीं जाएगा। तो उन्होंने बोला गया है कि जो किसी अधिकार है, कोई कर्तव्य है, सहवर्ती कर्तव्य के बिना किसी अधिकार की परिकल्पना नहीं की जा सकती। इसी प्रकार किसी सहवर्ती अधिकार के बिना कोई कर्तव्य भी नहीं हो सकता। अभिप्राय यह हुआ कि अधिकार एवं कर्तव्य दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है, अन्योचित है। ठीक है, अधिकार एवं कर्तव्य की सहवर्तीता को उदाहरण देते हुए कहा गया है कि जिस तरह पत्नी के बिना पति की और पुत्र के बिना पिता की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार कर्तव्य के बिना अधिकार की परिकल्पना नहीं की जा सकती है।
क्या बोला इसने? इसने बोला है पत्नी के बिना पति की, अगर पत्नी होगी तो पति भी होगा, ठीक है। और पुत्र के बिना पिता की, अगर पुत्र ही नहीं होगा तो पिता भी नहीं होगा, और पुत्र होगा तो पिता भी होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दिए इन्होंने अधिकार और कर्तव्य को साबित करने के लिए, ठीक है। कर्तव्य ऐसे व्यक्ति के प्रति होते हैं जिसके कुछ अधिकार होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई अधिकार है तो उसके पास कुछ कर्तव्य भी होंगे, और किसी के पास कुछ कर्तव्य है तो उसके अधिकार भी होंगे, या जिसमें अधिकार निहित रहते हैं। इसी प्रकार अधिकार ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध होते हैं जिस पर सहवर्ती कर्तव्य अधिरोपित होते हैं। प्रत्येक अधिकार कर्तव्य में विधिक बाध्यता होती है, ठीक है। पैटर्न बोलते हैं, पैटर्न ने अधिकार कर्तव्यों के संबंधों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि किसी तदन रूपी अन्योचित श्रम कर्तव्य के बिना अधिकार हो ही नहीं सकता। अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं हो सकता। जब एक अधिकार की बात की जाती है तो दो व्यक्तियों के बीच एक अधिकार कर्तव्य उल्लेखित सन्निहित रहता है। एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व अनुमान लगाना ही व्यर्थ निरर्थक है। पैटर्न एक उदाहरण के अधिकार कर्तव्य बीच में संबंधों को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। यदि जॉन स्मिथ ने से 5 पाउंड की राशि ऋण वसूल स्वरूप लेता है, ठीक है, जो जॉन है वो स्मिथ से 5 पाउंड की राशि ऋण के रूप में लेता है। जॉन है स्मिथ से, ठीक है। स्मिथ का अधिकार है कि वह जॉन से 5 पाउंड वसूल करे, और जॉन्स का कर्तव्य है कि वह स्मिथ को 5 पाउंड की अदायगी करे। या जॉन्स का अदायगी का कर्तव्य तभी बनता है जब स्मिथ को वसूली का अधिकार हो। इस प्रकार स्मिथ का वसूली का अधिकार तभी बनता है जब जॉन्स पर अदायगी का कर्तव्य अधिरोपित हो, ठीक है। इसलिए बोला गया है कि जो अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। इसी प्रकार यदि ब्राउन के पास कोई भूखंड है तो उसे अधिकार है कि वह अन्य व्यक्ति को अपने भूखंड से बहिष्कृत कर सके, और अन्य लोगों का कर्तव्य है कि वे ब्राउन के भूखंड पर अतिचार नहीं करे, ट्रेसपास नहीं करे, ठीक है। तो एक का अधिकार और दूसरे का कर्तव्य है। कीटन का भी यही विचार है कि अधिकार एवं कर्तव्य दोनों एक दूसरे के सहवर्ती हैं। सालमंड और हॉलैंड भी इसी विचार के समर्थक है। अब एक केस से समझते हैं। स्टेट ऑफ पंजाब बनाम राम लुभाया के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है। क्या बोला गया है? एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है। स्वस्थ जीवन यापन करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, तो स्वस्थ सेवाएं उपलब्ध करवाना राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। अब देखते हैं निरपेक्ष कर्तव्य। ऊपर हमने यह देखा कि अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के सहवर्ती सहगामी होते हैं। अब हमें यह देखना है कि क्या अधिकारों के सहवर्ती कर्तव्य भी होते हैं, या कर्तव्य निरपेक्ष भी होते हैं जो अधिकार उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है। ऑनस्टेन का मत है कि कर्तव्य दो प्रकार के होते हैं, तो सापेक्ष होता है और एक होता है निरपेक्ष। सापेक्ष कर्तव्य से अभिप्राय ऐसे कर्तव्य से है जिनके अब से दिखेगा जिनके साथ कोई सहवर्ती अधिकार अवश्य रहता है, किंतु कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जिनके साथ किसी प्रकार का सहवर्ती अधिकार नहीं होता है। ऐसे कर्तव्य निरपेक्ष कर्तव्य कहलाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे कर्तव्य जिनके साथ कोई सहवर्ती अधिकार नहीं होता है उसको बोलते हैं निरपेक्ष कर्तव्य। निरपेक्ष कर्तव्य भंग से अपराध कारित होता है, ठीक है। निरपेक्ष कर्तव्य भंग से अपराध कारित होता है तथा निरपेक्ष कर्तव्य भंग को अपराध माना जाता है। निरपेक्ष कर्तव्य भंग करने वाले अपराधी को दंडित किया जाता है, जबकि सापेक्ष कर्तव्य भंग को एक अपकार सिविल रोंग माना जाता है जिसके लिए उपचार, क्षतिपूर्ति या नुकसानी का वाद है, ठीक है। सापेक्ष कर्तव्य क्या हो गया? सापेक्ष कर्तव्य तो वो हो गया जिसके अंदर सहगामी सहवर्ती अधिकार निहित रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सापेक्ष। और जो निरपेक्ष क्या होता है? जिसमें सहवर्ती अधिकार निहित नहीं रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति सह निरपेक्ष कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो वह आपराधिक कोई उल्लंघन करता है तो अपराध कायद होता है, ठीक है। और अपराध कायद करने के लिए उसको दंडित भी किया जा सकता है। लेकिन जो कोई सापेक्ष कर्तव्य को भंग करता है उसको सिविल रोंग माना जाता है, उसको एक अपकार माना जाता है, ठीक है। और उसकी क्षतिपूर्ति और उसका उपचार भी उपलब्ध है, ठीक है। उसके नुकसानी का वाद भी लाया जा सकता है। निरपेक्ष कर्तव्य का एक अच्छा उदाहरण है कि कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या नहीं करे,
लेकिन इसका सहवर्ती अधिकार यह है कि किसी व्यक्ति की हत्या न हो। ठीक है, निरपेक्ष कर्तव्य क्या बोलता है, उसे निरपेक्ष कर्तव्य तो ये बोलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या न करे, क्योंकि अगर हत्या करेगा तो सजा मिलेगी। ठीक है, और सापेक्ष क्या बोलता है, लेकिन इसका सहवर्ती अधिकार यह नहीं है किसी व्यक्ति की हत्या न हो, यह उसका सहवर्ती अधिकार। ऑस्टिन ने निरपेक्ष कर्तव्य को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। स्वयं से संबंधित कर्तव्य, स्वयं से निरपेक्ष कर्तव्य को 4 भागों में किया है ऑस्टिन ने। ऑस्टिन स्वयं से संबंधित कौन कौन से, खुद से आत्महत्या नहीं करना, कर्तव्य है ये, ड्यूटी है अपनी खुद की, नहीं करना। मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना, ये क्या हो गया, अपने पे कर्तव्य हो गया, खुद के लिए कर्तव्य हो गया। ठीक है, आत्महत्या नहीं करना निरपेक्ष कर्तव्य स्वयं के लिए। मदिरापान सेवन नहीं करना निरपेक्ष कर्तव्य स्वयं के लिए। जन साधन के प्रति कर्तव्य कौन कौन से हैं, न्यूसेंस कार्य नहीं करना। ठीक है, न्यूसेंस कार्य नहीं करना। न्यूसेंस क्या होता है, किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, उसको न्यूसेंस। तीसरा क्या है, मानवोत्तर ऐसे कर्तव्य है जो मानव जाति के प्रति न होकर ईश्वर पशुओं के प्रति कर्तव्य होते हैं। ठीक है, तीसरा क्या बोला, मानवोत्तर कर्तव्य। मानव कर्तव्य जो मानव और ईश्वर के प्रति जो कर्तव्य होते हैं। मानव प्रति कर्तव्य क्या होते हैं, भाई सभी की मदद करना, सभी की हेल्प करना। ठीक है, ये हो गए। और पशुओं के प्रति क्या, पशुओं के प्रति उनको खाना खिलाना, उनको सही ढंग से रखना। ठीक है, अब चौथा या राज्य के प्रति कर्तव्य। राज्य के प्रति कर्तव्य होते हैं अपने देश का सम्मान करना, अपने राष्ट्र झंडे का सम्मान करना। ठीक है, अपने देश की सुरक्षा एजेंसियों का सम्मान करना, आर्मी का सम्मान करना, यह क्या राज्य के प्रति कर्तव्य है। एलन हिबर्ट तथा मार्क्स वर्गी ने ऑस्टिन के उपरोक्त 4 निरपेक्ष कर्तव्यों में से प्रथम 3 कर्तव्यों का समर्थन किया है। किसने, एलन ने, हिबर्ट ने और मार्क्स बी ने। ठीक है, लेकिन साइमन, पेटन, कीटन, पोलक आदि विधि शास्त्र निरपेक्ष कर्तव्य की अवधारणा में विश्वास नहीं करते हैं। साइमन का कहना है कि कोई भी कर्तव्य कभी निरपेक्ष नहीं हो सकता। वे राज्य के प्रति कर्तव्य निरपेक्ष मानने को तैयार नहीं है। निरपेक्ष अधिकार, अब प्रश्न यह है कि क्या अधिकार कभी निरपेक्ष हो सकता है। सामान्य धारणा यह है कि अधिकार निरपेक्ष नहीं होते हैं। निरपेक्ष अधिकार वह अधिकार है जो बिना किसी अपवाद के वैध हैं। ऐसे अधिकारों में मुख्य रूप से निम्नलिखित अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। निरपेक्ष अधिकार क्या होते हैं, जो बिना किसी अपवाद के वैध हैं। जैसे जीने का अधिकार हो गया, निर्दोष व्यक्ति का जीवन का अधिकार, आर्थिक रूप से संरक्षित जीवन का अधिकार, बालकों का माता पिता से समुचित जीवन यापन का अधिकार, ये हो गया इसमें निरपेक्ष अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, गोवित के अनुसार निरपेक्ष अधिकार वह है जिसका किसी भी परिस्थितियों में उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जो गोवित एक विधि शास्त्री है, उन्होंने बोला कि निरपेक्ष अधिकार वह है जिसका किसी भी परिस्थिति में उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अर्थात बिना किसी अपवाद के इसको पूरा किया जाना आवश्यक होता है, उसको बोलते हैं निरपेक्ष अधिकार। लेकिन निरपेक्ष कर्तव्य एवं निरपेक्ष अधिकार की संकल्पनाएं अपवादित हैं। लेकिन देखो, निरपेक्ष कर्तव्य और निरपेक्ष अधिकार की जो संकल्पनाएं है ना, वो अपवादित हैं। वस्तुतः आज निरपेक्ष कर्तव्य एवं निरपेक्ष अधिकार में विधि शास्त्र विश्वास नहीं है। सर्वमान्य सिद्धांत ये है कि अधिकार कर्तव्य दोनों एक दूसरे के सहवर्ती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये 3rd यूनिट कंप्लीट हो चुकी है अपनी। अब कल मिलते हैं 4th यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे ज़्यादा बच्चों की मदद हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।